शिक्षा दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि। कोई भी साहित्य समाज की परिस्थितियों से निर्मित होता है। कवि या साहित्यकार को प्रेरक बिंदु प्रदान करने और उनकी अभिव्यक्ति के लिए परिवेश प्रदान करने का श्रेय परिस्थितियों को ही जाता है। कोई भी साहित्य है वह समाज की परिस्थिति से निर्मित होता है। वह परिस्थिति से निर्मित होते हैं। कवि का यह साहित्यकार को प्रेरक बिंदु प्रदान करने और उनकी अभिव्यक्ति के लिए परिवेश प्रदान करने का श्रेय परिस्थितियों को ही जाता है। रीतिकालीन समाज के परिवेश ने भी साहित्य को दिशा प्रदान की है। उसी प्रकार से रीतिकालीन समाज के परिवेश ने भी साहित्य को दिशा प्रदान किए हैं। इस युग की घटनाओं ने साहित्य को आकार दिया। आश्रयदाता राजाओं की रुचियां साहित्यकार को एक खास तरह का मानसिकता दे रही थी। इस युग की घटनाओं ने साहित्य को आकार देने का काम किया। आश्रयदाता राजाओं की रुचियां साहित्यकार के एक खास तरह की मानसिकता दे रही थी। कवि ने सामाजिक अनुभूति को ही साहित्य अभिव्यक्ति बनाकर प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। जनसामान्य की स्थितियों तथा काव्य एवं कला के स्वरूप को राजाओं की चित्तवृत्ति के अनुसार ढालना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कवि ने सामाजिक पृष्ठभूमि को ही साहित्यिक अभिव्यक्ति बना करके प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया। जनसामान्य की स्थिति तथा काव्य एवं कला के स्वरूप को राजाओं की चित्तवृत्ति के अनुसार ढालना पड़ा है। युग की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां इन्हीं चित्तवृत्तियों का मनोवृत्तियों से प्रभावित हुई और फिर साहित्य तथा साहित्यकार को प्रभावित किया है। दोस्तों, इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने ही इनके चित्तवृत्तियों और मनोवृत्तियों को प्रभावित किया है और फिर साहित्य तथा साहित्यकार को प्रेरित और प्रभावित करने का भी काम किया है। अतः रीतिकालीन साहित्य या साहित्यकारों पर लगने वाले आक्षेपों का उत्तर युगीन परिस्थितियों ही बनी है। अतः जो है रीतिकालीन साहित्य और साहित्यकारों पर जो लगने वाले आक्षेपों का उत्तर युग के परिस्थितियां ही बनी है। यही साहित्य की दिशा निर्धारित कर कवि या साहित्यकार का मार्ग प्रशस्त करती है। यही साहित्य जो है दिशा को निर्धारित करके कवि और साहित्यकार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ पर रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पहला है राजनीतिक परिस्थिति। यह युग अशक्ति और अव्यवस्था का युग था। मुगल शासन की शक्तिहीनता, बाहरी आक्रमणों, प्रादेशिक शासकों को पारस्परिक युद्धों, मराठों के युद्ध एवं अंग्रेजों के आगमन के कारण इस युग में हिंदी भाषी प्रदेशों में अशक्ति और अव्यवस्था का वातावरण बना रहा। दोस्तों, राजनीतिक परिस्थितियां इनमें जो है युग की अशक्ति और अव्यवस्था का युग था। इसमें मुगल शासन की शक्तिहीन और बाहरी आक्रमणों, प्रादेशिक शासकों के पारस्परिक युद्धों, मराठों के युद्ध और अंग्रेजों के आगमन का कारण इस युग में हिंदी भाषी प्रदेशों में अशांति और अव्यवस्था का वातावरण बना दिया।
अव्यवस्था का वातावरण पैदा कर दिया। यह काल आक्षेपों और आरोपों का युग रहा। यह जो काल है आक्षेपों और आरोपों का काल रहा। भक्तिकालीन साहित्य के उत्कर्ष के समय ही रीतिकाल की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। यह काल सुख समृद्धि का काल था। भक्तिकालीन साहित्य के उत्कर्ष के समय ही रीतिकाल की पृष्ठभूमि को तैयार किया जा रहा था और यह काल सुख समृद्धि का काल था। यह अकबर का काल था। तत्पश्चात जहांगीर का शासनकाल आया। यह जो काल था अकबर का काल था। इसके बाद जहांगीर का शासनकाल आया। इस समय तक राजनीतिक विघटन आरंभ हो चुका था। राजनीतिक षड्यंत्रों, भयावह युद्धों एवं गृह कलह के कारण घटित होने वाली रक्त रंजित घटनाओं ने यहाँ के राजनीतिक वातावरण में अस्थिरता उत्पन्न कर दी। दोस्तों, इस समय राजनीतिक विघटन का प्रारंभ हो चुका था। राजनीतिक षड्यंत्र, भयावह युद्धों और गृह युद्ध के कारण घटित होने वाली घटनाएं यहाँ के राजनीतिक वातावरण को अस्थिर कर रहे थे, अस्थिरता उत्पन्न कर रहे थे। अतः राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव और चरमोत्कर्ष तथा फिर उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और निराश का युग कहा जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से यह जो काल है मुगलों के शासन के वैभव और चरमोत्कर्ष तथा फिर उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और निराश का युग कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला अपने चरम पर थी, किंतु शासन का पतन आरंभ हो गया। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला चरम पर थी। शासन व्यवस्था का पतन शुरू हो गया था। तत्पश्चात औरंगजेब के शासनकाल में धर्मधता एवं कट्टरता के साथ साथ राज्य विस्तार की लिप्सा ने पहले तो राजनीतिक दीवारों में दरार डाली और फिर यही खाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। दोस्तों, इसके पश्चात औरंगजेब के शासनकाल में धर्मांतरण और कट्टरता के साथ साथ राज्य के विस्तार की लिप्सा के कारण राजनीतिक दीवारों में दरार पड़ना शुरू हो गया और फिर यही दरार, यही खाई धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। इसी अत्याचार के विद्रोह स्वरूप हिंदू मुस्लिम नरेश सहज हुए। इसी अत्याचार और विद्रोह के स्वरूप हिंदू मुस्लिम नरेश हो गए और अस्तित्व रक्षा के लिए विद्रोह करती दक्षिण की मराठा शक्ति तथा पंजाब की सिख शक्ति का उदय हुआ। अस्तित्व की रक्षा के लिए विद्रोह करती हुई दक्षिण की मराठा शक्ति और पंजाब की सिख शक्ति का इस समय उदय हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। कालांतर में देवी प्रकोप या संघर्ष के कारण कोई भी शासन दीर्घकाल तक सत्ताहीन नहीं रह सका। कालांतर में देवी प्रकोप या संघर्ष के कारण कोई भी शासन दीर्घकाल तक सत्ता में नहीं रह सका। परिणामतः विलास भोग बढ़ता गया तथा अव्यवस्था फैल गई। केवल मुगल राजनीति ही नहीं, मराठों और सिखों की राजनीति के उत्थान पतन भी इस युग को झेलने पड़े। परिणाम की बात करें तो भोग विलास बढ़ता चला गया, अव्यवस्था फैल गई। केवल मुगल राजनीति ही नहीं,
बल्कि मराठा और सिख की राजनीति में भी उत्थान और पतन इस युग को झेलना पड़ा। भारतीयों के बटे होने के कारण राजनीति काल के उत्तरार्ध में आते आते अंग्रेज की सत्ता का निरंतर विकास होता गया। परिणामतः मराठों और सिखों की पराजय के कारण लोगों में जीवन के प्रति अनास्था जगी तो विलास के प्रति आस्था प्रबल होने लगी। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीयों के बटे होने के कारण रीतिकाल के उत्तरार्ध आते आते अंग्रेजों की सत्ता में विस्तार होता चला गया। परिणाम यह हुआ कि मराठों और सिखों की पराजय के कारण लोगों में जीवन के प्रति अनास्था जागा और तो विलास के प्रति आस्था प्रबल होना शुरू हो गया और आस्था प्रबल होने लगी। राजाओं के राज दरबार और नवाबों के महल विलासिता के अखाड़े बनकर रह गया। राजाओं के दरबार और नवाबों के महल ये सभी विलासिता के अखाड़े बन गए। अस्थिरता से उदासीनता बढ़ी और असुरक्षा की भावना ने विलासिता को विस्तार दिया। अस्थिरता ने उदासीनता को बढ़ावा दिया और असुरक्षा की भावना ने विलासिता को विस्तार दिया। मुगल दरबारों की शान तथा विलासिता की भावना ने युगीन वातावरण को इस रूप में उद्दीपन कर दिया कि जन जन की रुचि तथा चित्तवृत्ति श्रृंगारी होती चली गई। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुगल दरबारों की शासन तथा विलासिता की भावना ने युग के वातावरण को इस रूप में ढाल दिया कि जन जन की रुचि और चित्तवृत्ति श्रृंगार होते चले गए, श्रृंगारी होती चली गई। साहित्य तथा साहित्यकार इसी वातावरण तथा राजनीति का लाभ उठाने के लिए दरबारी बनने लगे। इसी प्रकार से साहित्यकार और साहित्य इसी वातावरण तथा राजनीति का लाभ उठा करके दरबारी बनने लगे। सन 1857 के देशव्यापी राजक्रांति ने अंतिम निष्फल प्रयास कर विलासी मुगलों को प्रतिष्ठा दिलानी चाहिए, परंतु यह असफल रहा। स्पष्ट है कि ऐसी राजनीति चालों और गिरते हुए मूल्यों के बीच रचा गया। रीतिकालीन साहित्य युग के राजाओं, नवाबों और आश्रयदाताओं के दरबार की नुमाइश बनकर रह गया। दोस्तों, सन 1857 के देशव्यापी राज्यक्रांति ने निष्फल प्रयास और विलासी मुगलों को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए चाहिए, लेकिन वह सफल रहा। यहाँ पर स्पष्ट है कि ऐसी राजनीति चलाने वाले और गिरते हुए मूल्यों के बीच रचा गया रीतिकालीन साहित्य के राजाओं, नवाबों और आश्रयदाताओं के दरबार का नुमाइश बनकर के रह गया है। दूसरा है सांस्कृतिक परिस्थितियां। तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति भी अत्यंत शोचनीय थी। सांस्कृतिक परिस्थिति इसमें तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की धार्मिक संस्कृति स्थिति भी अत्यंत शोचनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के कारण हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था,
वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण इस प्रकार से समाप्त हो गया था। दोस्तों, अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति के कारण, संतों और सूफियों के उपदेशों के कारण हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों के निकट आने वा आने का जो भी उपक्रम हुआ था, वह औरंगजेब और कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो गया था। भक्ति काल में काव्य की जो चार धाराएं प्रारंभ हुई थी, वे किसी न किसी रूप में इस युग में भी वर्तमान थी, किंतु उनकी आध्यात्मिक गरिमा संत और भक्त कवियों की अपने उपास्य के प्रति अनन्य निष्ठा, स्वानतः सुखाय काव्य रचना का संकल्प, राजकीय वैभव की उपेक्षा और लोक मंगल की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। संत कवियों की बाह्यचार विरोध मूलक वृत्ति और सूफियों की प्रेम की पीर का कुछ प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार से संत कवियों, बाह्यचार, विरोध मूलक वृत्ति और सूफियों के प्रेम की पीर का कुछ प्रभाव समाज पर अवश्य रूप से पड़ा है। इस युग में भी पुरानी परंपरा के सूफी तथा संत विद्यमान थे, पर किसी में भी कबीर, नानक अथवा जैसी जैसा व्यक्तित्व और प्रतिभा नहीं थी जो जनमानस को प्रभावित कर सकती थी। इस युग में जो है पुरानी परंपरा के सूफी और संत विद्वान थे, किंतु किसी में भी कबीर, नानक और जैसे व्यक्ति और प्रतिभा नहीं थे जो जनमानस को प्रभावित कर सकती थी। ये लोग पूर्ववर्तियों की वाणी के पात्र प्रचारक थे। इस युग में राम काव्य धारा की पूर्व परंपरा एक प्रकार से अवरुद्ध सी हो गई थी और उसमें जो रसिक संप्रदाय पनप रहा था, उसमें घोर श्रृंगारिकता आ गई थी। इस युग में राम काव्य धारा की पूर्व परंपरा का प्रकार से अवरुद्ध हो गई थी और उसमें रसिक संप्रदाय पनप रहे थे। उसमें घोर श्रृंगारकता आ गई थी। सूरदास एवं अष्टछाप के अन्य कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम का खुलकर वर्णन किया था। सूरदास और अष्टछाप के अन्य कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम को खुलकर के वर्णन किए थे, यद्यपि उनके मूल में आध्यात्मिक चेतना प्रखर रूप से विद्यमान थी, किंतु रीतिकाल तक आते आते भक्ति और अध्यात्म का आवरण क्षीण होता गया और लौकिक श्रृंगार प्रबल होता गया। यद्यपि उसके मूल में आध्यात्मिक चेतना का प्रखर प्रबल रूप से विद्यमान थे, किंतु रीतिकाल आते आते भक्ति काल और अध्यात्म का आवरण छिन्न भिन्न होता चला गया और लौकिक श्रृंगार प्रबल होता चला गया। रीतिकाल के लगभग सभी कवियों ने प्रेम वर्णन में सम्मान के साथ राधा कृष्ण का नाम लिया, किंतु श्रृंगार का अति रंजनात्मक वर्णन किया। रीतिकाल के लगभग सभी कवियों ने प्रेम वर्णन के सम्मान के साथ राधा कृष्ण का नाम लिए हैं, परंतु श्रृंगार का अति रंजनात्मक वर्णन किए हैं। तीसरा है साहित्यिक परिस्थितियां।
साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। साहित्य की दृष्टि से यह काल यह युग पर्याप्त समृद्धि का युग कहा जा सकता है। इस काल के कवि और कलाकार यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति थे, तथापि उन्हें अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों या देसी नवाबों से इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गिनती की जाती थी। दोस्तों, इस काल के कवियों और कलाकार साधारण वर्ग के व्यक्ति थे, जो कि उन्हें अपने आश्रयदाता मुगल सम्राटों या विदेशी नवाबों से इतना सम्मान मिला हुआ था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गिनती की जाती थी। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी। फारसी शैली में मजनू आदि की रोमानी कहानियों का प्रभाव भी रीतिकालीन हिंदी साहित्य पर स्पष्ट देखा जा सकता है। मुगल दरबार की जो भाषा थी वह फारसी थी, और फारसी शैली में मजनू आदि रोमानी कहानियों का प्रभाव भी रीतिकालीन हिंदी साहित्य पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शाहजहां आत्म प्रशंसा सुनने का अत्यंत प्रेमी था। ब्रजभाषा जनजीवन के निकट होते हुए भी फारसी के प्रभाव से न बच सकी। विलासी आश्रयदाताओं की वासना के गुदगुदाने के लिए लिखी गई श्रृंगारिक रचनाओं पर भी इस शैली का ऐसा ही प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। दोस्तों, वह ब्रजभाषा जनजीवन के निकट होते हुए भी फारसी के प्रभाव से नहीं बच सके हैं। विलासी आश्रयदाताओं की वासना से गुदगुदाने के लिए श्रृंगारिक रचनाओं पर भी इस प्रकार के शैली का ऐसा ही प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता या देखा जा सकता है। परंतु संयोग से ये कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर उन्मुख है। परंतु संयोगवश से ये कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए, चमत्कार के औजारों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर के संस्कृत की ओर उन्मुख हो गए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इन उपकरणों का निरूपण भी इतने मनोयोग पूर्वक किया कि आज पद्धति अथवा रीति के कारण ही इस युग को रीतिकाल की संज्ञा देना अधिक उपयुक्त समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों ने इन उपकरणों का निरूपण भी इतने मनोयोग पूर्वक किया कि आज की पद्धति अथवा रीति के कारण ही इस युग को रीतिकाल की संज्ञा देना अधिक उपयुक्त समझा जाता है। इधर जन समुदाय के ऐसे कवि भी विद्यमान थे जो स्वतंत्र रूप से काव्य की रचना कर रहे थे। प्रदर्शन प्रधान रीतिकालीन चित्रकला में नायक नायिकाओं की बंदी बंधाई प्रतिकृतियां तैयार होती रही। उस समय की चित्रकला में नायक नायिकाओं के रूढ़िबद्ध चित्र, पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र तथा राग रागिनियों के प्रति चित्रों का बाहुल्य है। प्रदर्शन प्रधान रीतिकालीन चित्रकला में नायक नायिकाओं की बंधी बंधाई प्रतिकृतियां तैयार हो रही थी। उस समय की चित्रकला में नायक नायिकाओं के रूढ़िबद्ध चित्र, पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र और राग रागिनियों के प्रति चित्रों का बाहुल्य है। काव्य और चित्रकला के अतिरिक्त इस युग में स्थापत्य कला और संगीत कला का
पे विशिष्ट स्थान रहा। चित्र काव्य और चित्रकला के अतिरिक्त जो है इस युग में स्थापत्य कला और संगीत कला का भी विशिष्ट स्थान रहा है। मुगल सम्राट शाहजहां को यद्यपि संगीत का अच्छा ज्ञान था, तथापि उसकी रुचि स्थापत्य कला में अधिक रही। मुगल सम्राट शाहजहां को संगीत का अच्छा ज्ञान था, तथापि उसकी रुचि स्थापत्य कला में अधिक रही। शाहजहां ने जितनी इमारतें बनवाई उन सब में सूक्ष्म सौंदर्य पर अधिक ध्यान दिया गया है। आगरा का ताज और दिल्ली का दीवाने खास इसके सशक्त उदाहरण है। इसके जो सशक्त उदाहरण है वह आगरा का ताज और दिल्ली का दीवाने खास, ये दोनों खास हैं। इस काल में कवियों और कलाकारों को राजाश्रयों में यथोचित सम्मान प्राप्त होने के कारण साहित्य और कला की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रही। इस काल के जो कवियों और कलाकार थे उनको राजाश्रयों के यथोचित सम्मान प्राप्त होते थे। यही कारण था कि साहित्य और कला की स्थिति जो है कुल मिलाकर के अच्छी रही। किंतु अलंकार प्रिय विलासी आश्रयदाताओं की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित रहने के कारण इसमें से किसी का भी क्षेत्र गुण की दृष्टि से विशद न हो सका। किंतु दोस्तों इसमें अलंकार प्रिय विलासिता आश्रयदाताओं की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित रहने के कारण जो है इनमें किसी भी प्रकार के क्षेत्र गुण की दृष्टि से विशद नहीं हो सका है। हिंदी रीति काल को मानव मूल्यों का मापदंड पर पतन उन्मुख ही कहा जाएगा, क्योंकि प्रकृति प्रतिभा को कुंठित करके आरोपित मूल्यों को कोई भी प्रबुद्ध आलोचक उचित नहीं कह सकता। इसलिए रीतिकालीन हिंदी साहित्य में जो श्रृंगार एवं अलंकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है वह प्रदर्शन की भावना ही है। इसलिए दोस्तों रीतिकालीन हिंदी साहित्य में जो श्रृंगार और अलंकार की प्रवृत्ति को देखा जाता है वह प्रदर्शन की भावना ही है, वह प्रदर्शन की भावना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि को बताया हूँ। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।